अस्सलामुअलैकुम। सियासत की दुनिया में हमारा सलाम कबूल हो। इन दिनों पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ इंतहाई सुर्खियों में हैं और बल्कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो मज़ीद सुर्खियों में हैं, न सिर्फ़ अमेरिका की बल्कि वो मशरिक़ वस्ता की सुर्खियों में भी हैं और पाकिस्तान में तो उनकी पार्टी के अफराद तो कहते हैं कि ज़मीन पे पाँव टिक नहीं रहे। क्या कहने, अज़ीम मुल्क अमरीकी सदर सुबह और शाम उनके गुण गाते रहते हैं। रिपोर्टर के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से कहा कि हमारे अज़ीम मेहमान आने वाले हैं और शायद हो सकता है कि दरवाज़ों के पीछे हमारा इंतज़ार हो रहा हो और हम उनसे मिलेंगे और बड़ी बातें होंगी। इस तनाज़ुर में चूँकि सारी दुनिया जानती है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, इनका कोई ईमान कुछ भी नहीं है और बाज़ औक़ात तो शक सा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो ओरिजिनल हैं जो कवानीन पे दस्तखत करते हैं या वो ओरिजिनल हैं जो आदमी के साथ मिलते हैं तो बस आदमी समझते हैं कि बस हमारा ही इंतज़ार हो रहा था, बाकी तो इनका कोई काम नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान की तारीफ़ें की जा रही हैं और किस तरह से आर्मी चीफ़ से मुलाकात करना और शहबाज शरीफ के तो क्या कहने, बार बार उनसे मुलाकात करना। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, सारी दुनिया चाहती है, यूनाइटेड नेशन का जनरल असम्बली का सालाना जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है जिसके लिए शहबाज शरीफ वहीं पर हैं वाशिंगटन में और उसके साथ आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर भी वहीं पर हैं। हम यहाँ इस तनासुर में 2-3 बातें करना चाहेंगे। जब हमारे इलाके में कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ये फ़लाँ आदमी है, उसको वो जो है ना हमारे दर पर आए, हमसे माफ़िया मांगे, या ऐसे होता था कि इनका ये बच्चा ज़रा सा आपे से बाहर निकल रहा है, इनको ज़रा सा इसकी टुकाई कर दो। तो वो लड़के उसे कहते थे कि तुम बस जाओ और उसको खूब मारो और उसके बाद जब इसके बड़े आएंगे तो फिर हमारे सामने आपने कुछ कहना नहीं है, हम आपको बहुत सुनाएंगे लेकिन आपने कुछ कहना नहीं है। इसका हम एक तीर से 2 शिकार करेंगे, एक तो उनकी टुकाई भी हो जाएगी और दूसरी बात ये कि हमारी इज़्ज़त भी बाकी रहेगी और उनको पता भी चल जाएगा कि हमारी कितनी पावर है, हमारी कितनी जान और कितनी पहचान है। तो यही होता था कि जब वो जाते थे गुंडागर्दी करके वापस आते थे तो वो मुखालिफ पार्टी, भाई आप लोगों ने इस तरह किया है, तो वो बुलाते थे कि आपकी जुर्रत कैसे हुई, वो XYZ जो भी हुआ। और कराची में एक लिसानी पार्टी थी, वो भी यही काम करती थी। पार्टी तो अभी मौजूद है लेकिन मखमसे का शिकार है और मुख्तलिफ़ तक़सीम का शिकार है। वो करते ये थे कि वो किसी इलाके में एंट्री मारते थे तो उसके लिए वो वहाँ पर कुछ अपने गुंडों को भेजते और फिर जब वो अफराद कहते कि इस तरह से, तो फिर वो आते, उनका सुलह सफाई करते, तो इस तरह से वो एंट्री मार ही देते। और या दूसरा तरीका ये करते कि उनको पैसों की ज़रूरत होती तो फिर वो किसी को बोलते कि जाओ ये फ़लाँ जगह पे कब्ज़ा कर लो और जब वो असल मालिकान आएंगे तो फिर हम देख लेंगे। तो असल मालिकान आते थे तो जब वो कहते कि ये ज़मीन हमारी है, हमारे पास इस तरह सबूत है, तो वो कहते कि बस खान साहब देखो, बात ये है कि 50-50 में मामला ख़त्म करो, बस कुछ इसका कुछ आपका और बात ख़त्म। इस तरह से वो पैसे भी ले लेते और मेहरबानी अलग। वही डोनाल्ड ट्रंप साहब है। आपको याद होगा इमरान खान पर वारे नियारे निशावर हुए जा रहे थे। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब हुकूमत में आए तो तहरीक इंसाफ ने बगलें बजाईं, खुशियाँ मनाईं और मुख्तलिफ़ लोगों ने कहा कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप तो करीब करीब एक जैसे ही हैं और उनकी तो यारियाँ दोस्तियाँ। लेकिन दुनिया ने देखा कि वो तो बस, वो कहते हैं कि भाई समंदर की झाग के बराबर जैसी है, बस ये आया और बात ख़त्म। आपने देखा होगा कि जब वो हिंदुस्तानी मोदी से मिलते हैं तो हिंदुस्तानी मीडिया, यानी मोदी की गोदी मीडिया, बगले बजाता रहता है कि अमेरिका और हिंदुस्तान की यारी ये तो बहुत पुरानी है और XYZ जो भी लंबा चौड़ा किस्सा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो एक तरफ अमरीकी जितने भी सदूर आएँ उनको अपना मफाद सबसे अज़ीज़ होता है,
वो जब चाहते हैं कि किसी मुल्क से को काम करवाना है तो उनको उनके लिए ज़ियाफ़तें होती हैं, उनके लिए स्पेशल मीटिंग्स होते हैं, उनके ऊपर हर चीज़ नशावर की जाती है। लेकिन जैसे ही मफाद ख़त्म होता है तो बस किसी को कोई पूछता भी नहीं कि आप हो कौन, इंतज़ार करो कि पॉलिसी अपना ली जाती है। इस वक्त माहिरीन कहते हैं कि अमेरिकी सदर को बग्राम एयरबेस चाहिए है और अमेरिकी सदर ने इस चीज़ का वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम यहाँ से 1 घंटे के फ़ासले पर चाइना का एटॉमिक प्लांट की लेबॉरेटरी है, हम उस पे नज़र रखना चाह रहे हैं। और पूरी दुनिया जानती है कि बग्राम एयरबेस ये कोई नया नहीं है। सिकंदर आज़म के टाइम का ये बग्राम एयरबेस का इलाका ये सिकंदर आज़म के टाइम का है। और दूसरी बात ये कि रूस जब आया तो उसने भी इसी को इस्तेमाल किया और उसके बाद अमेरिका ने भी इसको काफ़ी अर्सा इस्तेमाल किया और ये जदीद तरीन एयरपोर्ट है। इस बग्राम एयरबेस में जदीद तरीन एयरपोर्ट भी है और 3 से 4 सदूर इसका दौरा भी कर चुके हैं। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात ये कि अफ़गानिस्तान चूँकि सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा कहलाता है तो यहाँ से सेंट्रल एशिया यानी जितने भी कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया की रियासतें, इन सब की तरफ ये दरवाज़ा है उनका। अमेरिकी सदर कहने को तो चाइना का नाम लेते हैं, लेकिन वो चाइना के साथ साथ रशिया की भी चौकीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन के लिए उन्होंने सर तोड़ कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाकामी से दो चार रहे। अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, चूँकि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, वो चाहता है कि जो हम बात करें तो लोग मानें, हम कहें तो बस वो लोग करें। जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ाई हुई तो अमेरिकी सदर के एक कॉल पर हिंदुस्तान ने रज़ामंदी का इज़हार किया। वो अलग बात है कि वो मीडिया पर अपनी सबकी छुपाने के लिए वो कहते रहे कि नहीं, हमारे साथ अमेरिकी सदर का कोई लेना देना नहीं था, बल्कि हमारा टारगेट था, हमने टारगेट पूरा किया, बात गई रात गई, ख़त्म। तो कहना का मकसद ये है कि अमेरिकी सदर बग्राम एयरबेस को हासिल करने के लिए कि किसी तरह पाकिस्तान को राम किया जाए और पाकिस्तान के ज़रिए तालिबान को राम किया जाए। तालिबान ने कहा है कि हम ये किसी सूरत में भी नहीं देंगे, जबकि इन दिनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान यानी तालिबान के मुल्की मामलात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। और अमेरिकी सदर ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ऐसे लोग नहीं हैं। जिस तरह से ईरान सख्त है, तालिबान उनसे ज़्यादा सख्त है। वो लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं और इनकी लड़ाइयाँ सुपर पावर कंट्रीज़ के साथ हो चुकी हैं और अमेरिका ने तो अभी हाल ही में उनसे जान छुड़ाई है। तो अमेरिकी सदर चाहते हैं कि सुकून और इत्मीनान से हमें अड्डा दिया जाए, जिसके लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम इतनी सादा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की कामयाबियों के गुण गा रही है। जो उनके पार्टी के लोग हैं वो तो इंतहाई जोश व खरोश से कि जी बस अमेरिका हमारे बस, तो वो हमारे साथ उनके ताल्लुकात हो गए और तहरीक-ए-इंसाफ की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी पानी में गई। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उम्मत मुस्लिमा का सबसे दरीना मसला फ़लस्तीन की आज़ादी, गज़ा को मुसलमानों को बचाना है और अमेरिकी सदर इस मामले में ज़रा सी भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इस्लामिक कंट्रीज़ के सरबराहान ममलिकत वो तो सुबह और शाम अमेरिकी सदर के पाँव में पड़े रहते हैं। और हाल ये है कि अमेरिकी सदर मिलते तो सबसे जोश और ख़रोश से हैं और ऐसे मुलाकात करते हैं जैसे बस हमारा याराना पुराने ज़माने का है। और अगर अमली इक़दामात की बात की जाए तो इसराइल के अलावा वो किसी की भी नहीं मानता। इसराइल जो कहता है वो करता रहता है। इस्लामी दुनिया बल्कि उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीन का इन दिनों में है। सारी दुनिया एक तरफ, मुसलमानानी उम्मत ये चाहती है कि फ़लस्तीन किसी तरीके से आज़ाद जो है, लेकिन हमने आपको बताया कि हुज़ूर सल्लम की एक हदीस की मफ़हूम है कि दुनिया की मोहब्बत लोगों के दिलों में घर कर जाएगी, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को नहीं देखेंगे कि कौन मर रहा है और कौन जी रहा है, बल्कि कुफार मुशरिकीन ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे खाने की प्लेट पर। हम इस पे तफसीली बात पहले भी कर चुके हैं। तो इसके बावजूद भी अब अगर शहबाज शरीफ का ये कहना, शहबाज शरीफ ये जानते भी हैं, हमारे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ये जानते भी हैं कि फ़लस्तीन में किस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही। शायद हो सकता है तारीख़ में हलाकू ख़ान ने इससे भी बदतरीन कार्रवाइयाँ की हो, लेकिन हमारी मालूम तारीख़ के मुताबिक तो इतनी ख़तरनाक कार्रवाइयाँ शायद हलाकू ख़ान ने भी नहीं की हो जिसने इसराइल ने शुरू कर रखी है।
अमेरिकी सदर के एक फ़ोन कॉल पर इसराइल न सिर्फ नाकाबंदी ख़त्म कर दे, बल्कि फ़ौरी तौर पर 1 घंटे में अपनी पूरी अफ़वाज को भी गज़ा से बुला ले। लेकिन वो क्यों करें? अमेरिकी सदर तो लोगों से सिर्फ काम निकलवाना जानते हैं, वो किसी का काम करना नहीं जानते। वो सिर्फ अपनी मनवाना जानते हैं, वो किसी की मानना नहीं जानते, और ये सब जानते हैं। इस वक्त इस्लामी दुनिया के पास थोड़ा बहुत चांस था कतर के मामले पर कि अपना ये एक ब्लॉक बनाते और उनसे कहते कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी नहीं आते, हमारे पहले ये मुतालबात माने जाए, हमारे मामला सीधे किए जाए, अदरवाइज़ तो हमें वैसे भी हम लड़ नहीं सकते, तो हम बात किस चीज़ के लिए आए? ये बातें तो होती रहती हैं, पूरी दुनिया के सामने लाइव टेलीकास्ट की जाती है, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम लाइव दिखाया जाता है, लाइव जो है ना बमबारी होती है और लाइव कत्लेआम होता है। उसके बावजूद भी किसी को बताने का क्या मकसद? जबकि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क, उसको नहीं पता कि क्या चल रहा है फ़लस्तीन में, कि उसके बावजूद भी ये जाते हैं और अमेरिकी सदर को बताते हैं कि किस तरह से जुल्म हो रहा है। वो तो उन्हीं की मर्ज़ी से तो सब कुछ हो रहा होता है, ख़बर तो उनको सबसे पहले पहुँची हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है। हमें जदीद दौर में ज़हन बदलना होगा। हमें हमारे पाकिस्तान को कायम हुए को 60-70 साल हो चुके हैं, और इतना ही अरसा फ़लस्तीन को हो चुका है कि वो तबाही और बर्बादी के धाने पर है। इसके बावजूद भी पूरी दुनिया में मुसलमान सुकून से रह नहीं सकते। अब वक्त आ गया है कि हमारी नौजवान नस्ल सोचें, फ़िक्र करें और इस बात का तकाज़ा करें कि आखिर कौन सी चीज़ है जो हमें अग़यार से बचाएगी, वरना हमारी आने वाली नस्लें भी इसी तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेगी जिस तरह से हम गुजार रहे हैं और जिस तरह से हमारे बड़ों ने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और ना ही कोई ऐसी बात कर सकता है कि हम ये कहते हैं कि हम ग़ुलाम नहीं, हम आज़ाद हैं। कि पूरी दुनिया जानती है कि हम ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम थे और ग़ुलाम ही रहेंगे अगर हम हिम्मत नहीं करें। अब जदीद दौर है, नौजवान नस्ल है, समझती भी है, हर चीज़ का उनको इल्म है, और मालूमात का ख़ज़ाना यानी कूज़े में बंद दरिया, सबको हर चीज़ का इल्म है। अब हमारी नौजवान नस्ल को सोचना होगा कि आखिर कब तक हम इस तरह ज़लालत की ज़िंदगी गुजारेंगे, कब तक हम अग़यार के इशारों पर चलेंगे। आखिर कुछ तो इंतहा होगी इन चीज़ों की। क्या हम हमेशा अपनी लाशों को यूं उठाते रहेंगे? क्या हम अग़यार के कदमों में हमेशा ही रहेंगे? क्या हम हमेशा उन्हीं के इशारों पर चलेंगे? और क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ उनकी ख्वाहिशात की तकमील है? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनों को मरता हुआ देखना है? क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर दूसरों के इशारों पर ज़िंदगी गुजारना है? नहीं, अब बहुत हो चुका। अब हमें सोचना होगा, अब हमें रास्ता मुतय्यन करना होगा, अब हमें कामयाबी की सीढ़ी मालूम करनी होगी। अब हमें मालूमात करना होगी कि आखिर कौन सी जगह है, कौन से राह है कि हमारी उम्मत मुस्लिमा सदियों से हुकूमतें करती चली आई थी और इस्लामी दुनिया खुशहाल थी। हम देखते हैं कि खिलाफत राशिदा, उसके बाद बनु उमय्या, उसके बाद बनु अब्बास, फिर उसके बाद बनु उस्मानी खलीफा आए, उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी। उसके बाद मुसलमानों की क्या सूरत हाल हुई, हम तारीख़ का मुताला करें, हम देखें, हम पढ़ें, हम मालूम करें कि वो कौन सी कामयाबी की सीढ़ियाँ थी जिनका रास्ता हम भूल गए हैं। नौजवान नस्ल को अब सोचना चाहिए कि जितने भी आप देख रहे हों, ये सब के सब मफाद परस्त हैं। अगर जमहूरियत है या बादशाहत है, दोनों में कोई तफरीक नहीं रही। जितने भी ये आपने देखा हो मशरक़ वस्ती में तो बादशाहत है, लेकिन ये जनूबी एशिया में, मशरक़ी एशिया में, जनूबी एशिया में यहाँ तो जमहूरियत है। ख़ासकर इस्लामी ममालिक बांग्लादेश और पाकिस्तान और यहाँ की जो श्रीलंका, ये कंट्रीज़ हैं, और स्पेशली पाकिस्तान, यहाँ तो बादशाहत ही है, यहाँ जमहूरियत कहाँ है। यहाँ तो बाप वज़ीर-ए-आज़म है, उसके वो मरा नहीं कि उसने अपने बेटे को तैयार कर दिया, अब इसके बाद ये वज़ारत संभालेगा, ये सदारत संभालेगा, ये पाकिस्तान को संभालेगा। बाकी अवाम तो रेवड़ है, वो तो जानवर है, वो बस ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अब हमें वक्त आ चुका है कि हम सोचें, हम फ़िक्र करें, हम कामयाबी के रास्ते को तलाश करें। हमें मालूमात नहीं बल्कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। हमें किस्से कहानियाँ नहीं बल्कि हमें हकीकत
देखनी चाहिए और हमें निज़ाम नहीं सोच बदलना होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम को नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।